गांव के किनारे जहां बरगद का पुराना पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से आसमान को छूता था, वहां एक छोटा सा कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान इतना पुराना था कि उसकी कब्रों पर उकेरे गए नाम समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। गांव वाले इस जगह से कतराते थे क्योंकि रात के सन्नाटे में यहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। लेकिन मेरे लिए ये कब्रिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं था, यह मेरे जीवन का सबसे भयावह रहस्य बन गया था। मेरे घर के ठीक पीछे उस कब्रिस्तान में एक कब्र थी जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। और उस कब्र से हर रात एक आवाज आती थी, मेरा नाम रमेश है। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं जो अपने परिवार के साथ इस गांव में रहता था। हमारा घर कब्रिस्तान की बाड़ से सटा हुआ था। शुरू शुरू में मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने उस आवाज को सुना मेरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी उस भयावह अनुभव की है जो मेरे साथ हुआ और जो शायद अभी भी मेरे साथ है। ये सब उस रात शुरू हुआ जब मैं देर रात खेतों से लौटा था। ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी कब्रिस्तान की कब्रों पर पड़ रही थी। मैंने अपने घर के आंगन में कदम रखा ही था कि एक हल्की सी सिसकारी मेरे कानों में पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि यह हवा का शोर है या शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो वह आवाज साफ हुई। यह मेरे नाम की पुकार थी, धीमी, कर्कश और ऐसी जैसे कोई बहुत पुराना इंसान मेरे पास खड़ा होकर मुझे बुला रहा हो। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर जाने को हुआ फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज और साफ थी। वह कब्रिस्तान की ओर से आ रही थी। मेरी टांगें कांपने लगीं, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे रोक लिया। मैंने एक लालटेन जलाए और कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। कब्रों के बीच चलते हुए मेरी नज़र एक खास कब्र पर पड़ी। वह मेरे घर के ठीक बगल वाली कब्र थी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस कुछ धुंधले निशान थे जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में बनाया हो। आवाज उसी कब्र से आ रही थी। मैं ठिठक गया। मेरे हाथ में लालटेन कांप रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? जवाब में एक गहरी सिसकारी आई और फिर सन्नाटा। मैं भागकर घर वापस आ गया और सारी रात सो नहीं सका। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। रामू काका, जो गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, ने मुझे बताया कि वह कब्र एक औरत की थी जिसे गांव में छाया के नाम से जाना जाता था। छाया एक रहस्यमयी औरत थी जो कई साल पहले गांव में रहती थी। लोग कहते थे कि वह जादू टोना जानती थी और उसकी एक बेटी थी जो अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद छाया ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया था और एक रात उसकी लाश कब्रिस्तान में मिली थी। किसी को नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई। उस कब्र से दूर रहना, रमेश, रामू काका ने चेतावनी दी। वह औरत मरने के बाद भी चैन से नहीं सोती। मैंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि यह सब गांव वालों की अंधविश्वास भरी कहानियां हैं। लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज में दर्द था, जैसे कोई माँ अपनी खोई हुई संतान के लिए रो रही हो। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और कब्र के पास गया। इस बार मैंने देखा कि कब्र की मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे खोदा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन गांव में ऐसा करने की हिम्मत किसमें थी। दिन बीतते गए और हर रात वह आवाज मेरे कानों में गूंजती। कभी वह मेरा नाम पुकारती, कभी अपनी बेटी के लिए रोती और कभी कभी बस सिसकारियां सुनाई देती। मैंने गांव के पंडित जी से बात की, जिन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और कब्र पर गंगाजल छिड़का, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा रातें और डरावनी होने लगी। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली तो एक छाया मेरे सामने थी। वह एक औरत थी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मेरी बेटी को ढूंढो वरना तू भी चैन से नहीं जी पाएगा। मैं चीख पड़ा और लालटेन जलाने की कोशिश की, लेकिन वह छाया गायब हो चुकी थी। मेरे माथे पर पसीना था और मेरा शरीर कांप रहा था। मैं समझ गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। मुझे उस औरत की बेटी को ढूंढना होगा, वरना यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मैंने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। गांव के स्कूल में कुछ पुरानी डायरियां थीं जिनमें छाया और उसकी बेटी का जिक्र था। उसकी बेटी का नाम था माया। माया एक खूबसूरत लड़की थी जो गांव के एक अमीर जमींदार के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन जमींदार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। एक रात माया गायब हो गई और लोगों ने कहा कि वह भाग गई थी, लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते थे कि जमींदार ने उसे मार डाला था। मैंने जमींदार के पुराने हवेली की तलाशी ली जो अब खंडहर बन चुकी थी।
वहां मुझे एक तहखाना मिला जिसमें एक पुराना संदूक था। संदूक में माया की कुछ तस्वीरें थीं और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। वह मुझे ले गया। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या माया को जमींदार ने मार डाला था? और क्या छाया की आत्मा उसी का बदला लेने के लिए भटक रही थी? मैंने फैसला किया कि मुझे छाया की आत्मा को शांति दिलानी होगी। मैंने उस कब्र के पास एक छोटा सा हवन किया और माया की तस्वीर को जलाया, ये प्रार्थना करते हुए कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जैसे ही हवन की आग बुझी, एक ठंडी हवा चली और वह आवाज फिर गूंजी। इस बार आवाज में गुस्सा था। मैंने देखा कि कब्र की मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं डर के मारे भागा, लेकिन मेरे पीछे एक छाया थी। वह मुझे खींच रही थी, जैसे वह मुझे कब्र में ले जाना चाहती हो। मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात के बाद वह आवाज और तेज हो गई। हर रात, हर पल वह मेरे कान में गूंजती थी। आज मैं ये कहानी लिख रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय बचा है। वह आवाज अब मेरे दिमाग में बस गई है। मैंने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ मुझे रोक लेता है। शायद छाया की आत्मा मुझे कभी चैन से नहीं जीने देगी। अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो मेरी सलाह है, कभी उस कब्र के पास मत जाना। क्योंकि मेरे बगल वाली कब्र से रोज आवाज आती है। और शायद वह अब तुम्हारा नाम भी पुकारे।